हमारी आज की कहानी है माँ का अपमान। पापा, यह क्या आपने मेरी बीवी लगा रखा है? ऐसा लगता है जैसे मैं जानता ही नहीं कि यह आपकी पत्नी है। मनीषा बोली, आपकी पत्नी कोई अनोखी या हूर की परी नहीं है। जब से आए हैं बस एक ही रट लगा कर बैठे हैं। हमने कहा था क्या माँ को जबरदस्ती हमारे साथ चलने के लिए? हमारे लाख मना करने के बाद भी माँ जबरदस्ती हमारी गाड़ी में आकर बैठ गई और मना करने के बाद भी उतर नहीं रही थी। बस जिद लगाकर बैठी थी, मुझे तो बेटे बहू के साथ ही रहना है। तो मजबूरी में आकर हमें माँ को गाड़ी से धक्का देकर उतारना पड़ा। तो क्या गलत किया? अब बुढ़ापे में इन बूढ़ी हड्डियों का बोझ कौन ढोएगा? यह सुनते ही राजेश जी ने खींचकर एक जोरदार तमाचा अपने छोटे बेटे अजय के गाल पर जड़ दिया और गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अंजलि जी के साथ ऐसा करने की? यह देखकर मनीषा तमा कर बोली, पापा जी, आपको शर्म नहीं आती शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए? भूलिए मत, ये आपके बेटे से ज्यादा अब मेरे पति हैं। इन पर अब आप दोनों का कोई अधिकार नहीं है। अरे, आपको पता भी है आज ये कितने बड़े आदमी हैं? अरे, आप जैसे लोग इनके पैरों में गिड़गिड़ाकर भीख मांगते हैं, तो आपकी क्या औकात है? तभी एक झन्नाटेदार तमाचा मनीषा के गाल पर भी पड़ा। अंजलि जी ने आज पहली बार किसी पर हाथ उठाया था। तमीज से बात करना सीखो बहू। पति पत्नी होना कोई अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ना का अधिकार नहीं देता। अंजलि जी की आवाज गुस्से और दर्द से कांप रही थी। अपनी पत्नी का साहस देखकर राजेश जी की आंखों में चमक आ गई। अंजलि जी गुस्से में बोली, खबरदार मनीषा, अगर मेरे पति का अपमान करने की कोशिश भी की तो? और जब हमारा तुम लोगों पर कोई अधिकार ही नहीं रहा तो किस मुंह से अपना हक मांगने चले आए हो? मैं नहीं दूंगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी। अब जाओ, सड़क पर भीख मांगो। अंजलि जी का ऐसा रूप देखकर चारों बेटे बहू सन्न खड़े रह गए। अंजलि जी बड़ी बहू मनीषा की तरफ पलट कर बोली, क्या कह रही थी तुम बहू? ऐसा करो, आज तुम बुलाई लो अपने भाई को। खैर छोड़ो, तुम तकलीफ क्यों करती हो? यह काम भी मैं ही कर देती हूँ। तभी राजेश जी के पुराने दोस्त बनवारी जी का बेटा एक पेपर लेकर और दो पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचा। पुलिस को सामने देखकर मनीषा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे तो दिन में तारे नजर आने लगे, क्योंकि पुलिस की वर्दी में कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई दीपक था। भाई को अपने पक्ष में करने के लिए मनीषा जल्दी से आगे बढ़ी, लेकिन दीपक ने दूर से ही हाथ का इशारा करते हुए कहा, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। यहाँ कोई किसी का भाई नहीं और ना ही किसी की बहन, समझी? अपने भाई की रूपदार आवाज सुनकर मनीषा चुपचाप एक किनारे खड़ी हो गई। इसी बीच राजेश ने वह पेपर वकील से लिया और अजय और मनीषा की तरफ बढ़ा दिया। पढ़ लो इसे, राजेश ने सख्त आवाज में कहा। पेपर देखते ही चारों बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बस राजेश जी के चेहरे को देखने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर अब कोई दया नहीं थी। इसके बाद राजेश जी, दीपक और बनवारी जी अपने कमरे में चले गए। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। चारों बेटे बहू सोफे पर धम से बैठ गए और आने वाले तूफान से थर थर कांपने लगे, जिसका अंदाजा उन्हें पहले से ही हो गया था। और अब दोनों बेटे बहू उस दिन को कोसने लगे जब पिछली बार गांव आने की खबर माता पिता को दी थी। अरे कहाँ हो भाग्यवान, राकेश और अजय का फोन आया था। दोनों बेटे और बहुएं आज ट्रेन में बैठ गए हैं, कल तक गांव पहुंच जाएंगे। राजेश जी खुशी से अंजलि जी को बताते हुए बोले। दूसरे ही दिन अंजलि जी बार बार घड़ी की तरफ देखती रहीं और राजेश जी से कहती रहीं, फोन करके पूछो तो सही, दोनों बेटे और बहुएं कहाँ तक पहुंचे, अब तक आई क्यों नहीं? इंतजार की घड़ियां काटी रही कट रही। राजेश जी बोले, अरे भाग्यवान, सब्र करो, आ जाएंगे। तुम दो घड़ी चैन से बैठ जाओ,
सुबह से तरह तरह के पकवान बनाए जा रही हो, फिर घुटनों के दर्द परेशान करेगा। अंजलि जी बोली, सबकी पसंद का खाना बनाया है आज, देखना खाना खाते ही खुश हो जाएंगे सब लोग। पूरे 2 साल बाद देखूंगी आज सबको। आंखें तरस गई हैं राकेश और अजय को देखने के लिए। खूब प्यार लुटाऊंगी बेटे और बहुओं पर। 2 साल का पूरा हिसाब लूंगी आज। राजेश जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे अंजलि, अब वे बेचारे भी तो क्या करें, दोनों का काम ही ऐसा है। सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक की ड्यूटी, ऑफिस में जाना ही पड़ता है। कैसे समय निकाल पाते हम लोगों के लिए, इसीलिए तो 2 साल बाद आ रहे हैं। अंजलि जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, फोन पर कह रहे थे दोनों, इस बार हमें अपने साथ शहर ले जाएंगे। वैसे अब अकेले नहीं रहा जाता, घर काटने को दौड़ता है। राजेश जी और अंजलि जी के दोनों बेटे राकेश और अजय शहर में नौकरी करते थे। उनकी पत्नियां मनीषा और रेखा भी उनके साथ शहर में रहती थी। आज पूरे 2 साल बाद दोनों बेटे और बहुएं गांव आ रहे थे और राजेश, अंजलि जी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंजलि जी बोली, सुनिए, मैंने तो हम दोनों के कपड़े भी बैग में रख लिए हैं। राकेश कह रहा था वे लोग यहाँ सिर्फ 2 दिन ही रुकेंगे, तो हमें कहाँ समय मिलेगा पैकिंग करने का। राजेश जी ने हैरानी से बोले, तुम भी हद करती हो भाग्यवान, बेटे से पूछे बिना तुमने कपड़े भी पैकिंग कर ली। कम से कम उन्हें आ तो जाने दो पहले, फिर अगर वे शहर ले जाना चाहते हो तो पैकिंग करने में क्या ही समय लगता। दोनों की बातचीत के बीच घर में एक अजीब सी उत्सुकता और हलचल थी। इंतजार के हर पल के साथ उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। अंजलि जी बोली, आपसे तो बात करना ही बेकार है, हमेशा उल्टा ही बोलते हो। जब एक बार फोन पर कह चुके हैं कि इस बार हमें साथ ले जाएंगे, तो भला बार बार उस बात को क्या दोहराना। अब इस उम्र में माता पिता को अकेले थोड़ी छोड़ेंगे। मेरे बेटे, इतना तो भरोसा है मुझे अपनी परवरिश पर। इतने में गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। अंजलि जी और राजेश जी खुशी से झूम उठे और बाहर स्वागत के लिए भागे। लेकिन जैसे ही रोहित और अजय, मनीषा और रेखा उतरे, किसी ने भी झुककर पैर नहीं छुए, ना ही अभिवादन किया। अंजलि जी मन ही मन को सोचने लगी, बेचारे बहुत थक गए होंगे, इसलिए पाँव छूना भूल गए। कोई बात नहीं, अभी अंदर आए और थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए बैठ गए। छोटा बेटा अजय खाना खाते खाते बोला, वाह माँ, तुम्हारे हाथों में आज भी वही स्वाद है जो सालों पहले हुआ करता था। कुछ भी कहो माँ, मनीषा तुम्हारे जैसा खाना कभी नहीं बना सकती। यह सुनकर मनीषा गुस्से से अजय को घूरने लगी और बाकी सब हंस पड़े। थोड़ी देर बाद सब बातें कर रहे थे, फिर अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। शाम को अंजलि जी सबके लिए चाय बनाकर लाई, तो बड़े बेटे राकेश ने अजय से कहा, अजय, परसों शाम की टिकट करवा देता हूँ, हम चारों वापस लौट जाएंगे। अजय ने सिर हिलाकर सहमति जताई। यह सुनकर अंजलि जी बोली, बेटा, इस बार तो तुम लोग मुझे और तुम्हारे पिताजी को भी साथ ले जाने वाले थे ना। इतने में अजय की पत्नी मनीषा बोली, मम्मी जी, अभी अभी तो हमने नया फ्लैट लिया है, अभी वहाँ काम भी बाकी है, ऐसे में आप लोगों को कैसे रखेंगे। अंजलि जी तुरंत बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, इतने दिन हम राकेश के घर रह लेंगे। इस पर राकेश की पत्नी रेखा बोली, आप तो जानती हैं मम्मी जी, मैं और राकेश सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और देर रात ही घर आते हैं। अभी हमारी इतनी इनकम भी नहीं कि कुक और मेड लगा सकें। मेरे घर में तो राशन का सामान भी जमा नहीं रहता। ऐसे में आप बूढ़े लोगों के खाने पीने का ध्यान मैं नहीं रख पाऊंगी। यह सुनकर राजेश जी और अंजलि जी आबक रह गए। राकेश और अजय ने भी अपनी पत्नियों की बात का समर्थन करते हुए कहा, मम्मी जी, पापा जी, अभी हम खुद वहाँ ठीक से सेट नहीं हुए हैं, ऐसे में आप लोगों को ले जाकर कोई मतलब नहीं है। और मम्मी,
शहरी जीवन आसान नहीं होता। अंजलि जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुम लोगों के बिना मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। हम दोनों बुढ़े सिर्फ तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। यह कहते हुए अंजलि जी फूट फूट कर रोने लगी। राजेश उनके पास चुपचाप खड़े रहे, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिला जुला भाव साफ दिखाई दे रहा था। बेटे और बहुओं ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी तो मेरे शरीर में इतनी ताकत बची है कि मैं घर का सारा काम कर सकती हूँ। तुम लोग हमें अपने साथ क्यों नहीं ले चल सकते? उनकी बात सुनकर बेटे और बहुओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मनीषा अपने कमरे में जाकर राकेश से बोली, यह बुढ़िया तो पीछे ही पड़ गई है शहर आने के लिए, मगर मैं कह देती हूँ, मुझसे इनकी सेवा चाकरी नहीं होगी। तुम तो जानते हो वहाँ अकेले हमारी कितनी अच्छी लाइफ है। राकेश बोला, हाँ तो मैं भी कौन सा इन्हें अपने साथ शहर ले जाने के लिए तैयार हूँ। ये यहाँ रहे यही सही है। दूसरी ओर मनीषा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने अजय से कहा, देखो, ये दोनों गांव में ही रहें तो बेहतर है, वरना ये आकर हमारी जिंदगी में दखल देने लगेंगे। अजय ने हंसते हुए कहा, डोंट वेरी यार, हम दोनों के इतने सारे शौक हैं कि अपना ही खर्चा उठ जाए वही बड़ी बात है। इन्हें साथ ले जाकर खर्चा और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। असल में बेटे बहुएं अंजलि जी और राजेश जी को अपने साथ शहर ले जाना ही नहीं चाहते थे। उनकी आज़ादी भरी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। पार्टी करना, बाहर घूमने जाना, देर रात तक मस्ती करना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन माँ बाप को यही कहकर टाल देते कि अभी वे लोग सेट नहीं हुए हैं, ताकि उन्हें शहर न ले जाना पड़े। 2 दिन बाद बेटे बहुओं के शहर वापस जाने का समय आ गया। अंजलि जी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने फिर एक बार कहा, मैंने तो हम दोनों के कपड़े भी बैग में तैयार करके रखे हुए हैं। इस बार तो बड़ी उम्मीद लगाई थी कि तुम लोग हमें भी अपने साथ ले जाओगे। बेटा, तुम लोगों के बिना यहाँ मन नहीं लगता। यह घर काटने को दौड़ता है। राकेश माँ की बात को काटते हुए बोला, माँ, अब हमें जाने दो। क्या जाते वक्त रोना धोना लगा रखा है? अजय बोला, हाँ माँ, आप लोग शांति से यहाँ रहो। वैसे भी शहरी जीवन आप लोगों के लायक नहीं है। यह सुनकर अंजलि जी मनीषा का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाई, बहू, तुम चिंता मत करो, मैं घर के तुम्हारा सारा काम कर लूंगी, बस हमें अपने साथ ले चलो। लेकिन मनीषा ने झटके से उनका हाथ छुड़ाते हुए कहा, मम्मी जी, जाते वक्त रोका टोकी मत किया करो, और गाड़ी में जाकर बैठ गई। अंजलि जी रोते बिलखते रह गईं, लेकिन गाड़ी में बैठकर मनीषा हंसते हुए बोली, जान बची तो लाखों पाए, वरना इस बार तो ये बुढ़िया हमारे साथ चलकर ही दम लेती। राकेश और अजय ने भी ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ सच में, इस बार तो यहाँ आकर हमने गलती कर दी। गाड़ी धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। अंजलि जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, सुनिए, घर कितना खाली खाली लग रहा है। बेटे और बहुओं के बिना यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। राजेश जी उनकी तरफ देख रहे थे, कहना चाहते थे, अंजलि, अब तुम्हारे बेटे बदल चुके हैं, वे अपने साथ नहीं रखना चाहते। लेकिन अंजलि जी की हालत देखकर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। अंजलि जी खोई खोई सी रहने लगी थी, खाना भी ढंग से नहीं खाती थी। उनके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो चुकी थी। राजेश जी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर अंजलि जी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। उनके दिल पर बेटे और बहुओं के मुंह की पट्टी बंधी हुई थी। धीरे धीरे अंजलि जी बीमार रहने लगी। हर पल बेटे और बहुओं के फोन का इंतजार करती रहती, लेकिन ना कोई फोन आया और ना ही कोई संदेश। आखिरकार खुद ही उन्होंने फोन किया। राकेश ने हमेशा की तरह बिजी होने का बहाना बना दिया और अजय ने फोन उठाया।
मगर ढंग से बात भी नहीं की। अब तो अंजलि जी रो रो कर आंसू भी सूख चुके थे। घर का हर कोना उन्हें खामोशियों में डूबा देता। उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल लिखा हुआ था, क्या मैंने अपनी बेटे बहुओं की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन देकर कोई गलती की। एक रोज अंजलि जी अपने बरामदे में बैठी हुई थी। उन्हें बाहर से आवाज आई, मीठे मीठे फल ले लो फल, मीठे मीठे फल ले लो फल, शहद से भी मीठे फल ले लो फल। अंजलि जी ने नजर उठाकर देखा तो एक वृद्ध महिला करीब 60-65 साल की सर पर टोकरी रखकर फल बेच रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो। अंजलि जी ने उसे बुलाया और फल देखने लगी। अंजलि जी ने पूछा, आप इस उम्र में भी घर घर जाकर फल क्यों बेच रही हैं? क्या आपको कोई अपना नहीं है इस दुनिया में? वृद्ध महिला पहले तो मुस्कुराई और फिर बोली, बहन जी, मेरे 4 बेटे हैं, सब शहर में रहते हैं। अपना पेट काट काट कर उन्हें पढ़ाया लिखाया, शहर में नौकरी लगते ही उनकी शादियां भी करवाई। मगर अब चारों में से किसी के घर में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। पति का साथ तो जवानी में ही छूट गया था। ऐसे नालायक बेटों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि मैं अपना काम करूं, छोटा ही सही, मगर यह मेरा काम है। घर घर जाकर ताजे ताजे फल बेचती हूँ, जिससे मेरा खर्चा भी निकल जाता है और 4 लोगों से हंस बोल भी लेती हूँ, तो दिल को भी सुकून मिल जाता है। अंजलि जी को उसकी बात सीधे दिल पर लगी। वे सोचने लगी, मुझे देखो, जो अपने बेटे और बहुओं के लिए रोती रहती हूँ, यहाँ ये महिला अपने आत्मसम्मान से जी रही है। मुझे तो उसने एक नई राह दिखा दी। बस उसी क्षण अंजलि जी ने भी एक कठोर फैसला ले लिया। अब वे बेटे और बहुओं के लिए आंसू नहीं बहाएंगी, जिन्हें उनकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। शाम को जब राकेश जी घर लौटे तो देखा अंजलि जी ने उनकी पसंद की खिचड़ी बनाई थी। राकेश जी ने कहा, अंजलि, आज तुम कुछ अलग सी लग रही हो, यह बदलाव कैसे आया? अंजलि जी ने उस वृद्ध महिला की हुई मुलाकात के बारे में बताया। राजेश जी बोले, अंजलि, मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम्हारे बेटे और बहू बदल चुके हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए, तुमने सही सोचा। अंजलि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ। पापड़ बनाने का काम बचपन से जानती हूँ, बस थोड़ा सामान ले आओ, फिर देखना। राजेश जी उनकी बात सुनकर खुश हो गए और पापड़ बनाने का सामान लाने चले गए। अंजलि जी ने पापड़ बनाने को अपने हुनर का हथियार बना लिया। धीरे धीरे उनका काम चल पड़ा। वे अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई कि अब उन्हें बेटे और बहुओं की याद करने का समय ही नहीं मिलता। दूसरी ओर शहर में राकेश ने अजय से कहा, भैया, रोज 9 से 7 की नौकरी करके थक चुके हैं और इस सैलरी में अब गुजारा भी बहुत मुश्किल हो गया है। अजय ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, मेरा भी यही हाल है। क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई अपना व्यवसाय शुरू करें? ललिता बोली, व्यवसाय करने के लिए पैसे चाहिए होंगे और वो कहाँ से लाओगे? मनीषा तपाक से बोली, गांव में आपकी माँ और पिताजी का घर है, उसे बेचकर पैसे जुटा लो। वैसे भी उस घर का अब कोई काम नहीं है। राकेश और अजय को ये सुझाव सही लगा। अगले ही दिन वे दोनों अपनी पत्नियों के साथ गांव पहुंच गए। गांव में जब उन्होंने अपनी माँ का नया व्यवसाय देखा तो चारों को बहुत आश्चर्य हुआ। मनीषा ने व्यंग करते हुए कहा, जब हम लोग यहाँ से गए थे तो बुढ़िया रो रो कर मरी जाने वाली थी, और यहाँ देखो अब नया कारोबार कैसे जमा रखा है। ललिता बोली, चलो बुढ़िया के पैरों में गिर जाते हैं, शायद हमें माफ कर दे। तभी पीछे से अंजलि की आवाज आई, इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम लोग चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ शहर जाने के लिए गिड़गिड़ाने वाली नहीं हूँ। शायद उस वक्त मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती, इसलिए तुमसे मिन्नतें की थी, मगर तुमने मुझे छोड़कर जिंदगी का असली पाठ सिखा दिया। राकेश ने
माँ की बात काटते हुए कहा, माँ, हम यहाँ दरअसल एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। अगर आप अंजलि जी ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अगर मैं क्या क्या अगर मैं क्या आज 2 साल बाद तुम लोग गांव आए हो। बीच में एक बार भी तुम लोगों को हमारी सुध लेने का समय नहीं मिला और अब पैसे मांगने चले आए हो। तुम जैसे नालायक बेटों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जाओ, जैसे आए हो वैसे ही वापस लौट जाओ। राजेश जी ने गुस्से में कहा, अंजलि बिल्कुल सही कह रही है। अब हमारे पास ना तो तुम्हें देने के लिए घर है, ना ही पैसा है और ना ही माँ बाप का आशीर्वाद। समझ लो, तुम्हारे लिए हम लोग दोनों मर चुके हैं। बड़ा बेटा राकेश गुस्से में बोला, पापा, आप शायद भूल रहे हैं, इस घर पर हमारा भी अधिकार है। मनीषा ने कहा, अगर आप लोग नहीं माने तो मैं अपने भाई को बुलाकर आपको झूठे केस में फंसा दूंगी, फिर सड़ते रहना जेल में। अजय भी सुर मिलाते हुए बोला, सही कह रही हैं भाभी जी आप। बस आप इन बुढ़े बुढ़िया से इन पेपर पर साइन करवा दीजिए, वरना उंगली टेढ़ा करना तो हमें भी आता है। यह सुनते ही राजेश जी ने गुस्से से अजय को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम लोग हमेशा बेवकूफ थे और आज भी बेवकूफ ही रहोगे। छोटी बहू अनीशा ने चिल्लाते हुए कहा, पापा जी, शर्म नहीं आती आपको? भूलिए मत, ये मेरे पति हैं, अब इन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अंजलि जी ने अचानक एक जोरदार तमाचा मनीषा के गाल पर जड़ दिया। अंजलि जी गुस्से से बोली, अब हमारा तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। जो किस मुंह से भिखारियों की तरह हक मांगने के लिए चले आए हो? नहीं दूंगी एक फूटी कौड़ी भी। अब जाओ और जाके सड़क पर भीख मांगो या कहीं और। उनका ऐसा रूप देखकर चारों सन्न रह गए। अंजलि जी ने बड़ी बहू से कहा, वो क्या कह रही थी तुम कि अपने भाई को बुला लोगी? चलो बुला लो। अरे, यह तकलीफ भी तुम क्यों करती हो? चलो मैं ही बुला देती हूँ, मगर याद रखना, अब तुम्हारे झूठे आरोपों से हमें डर नहीं लगता। अंजलि जी और अजय जी के घर का माहौल बहुत गर्म था। बड़ी बहू और दोनों बेटे अब जिद पर अड़े हुए थे कि उन्हें अपनी जायदाद का हिस्सा चाहिए। बड़ी बहू मनीषा ने धमकी भरे लहजे में कहा, अगर आप लोग हमें हिस्सेदारी नहीं देंगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजलि जी को यह सुनकर एक गहरी ठेस लगी, लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। तभी राजेश जी ने फोन करके अपने पुराने दोस्त बनवारी जी के बेटे को बुलाया। दीपक हाथ में कुछ पेपर्स और साथ में 2 पुलिस वालों के साथ घर गया। दीपक पुलिस अधिकारी था और उसकी वर्दी पर चमकते बेंच ने कमरे का माहौल एकदम बदल दिया। पुलिस को देखकर बड़ी बहू मनीषा के तो होश ही उड़ गए। वे घबराकर आगे बढ़ी, लेकिन दीपक ने सख्त लहजे में कहा, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। यहाँ कोई किसी का भाई नहीं है और ना ही कोई किसी की बहन है। अपने दिमाग में यह बात बिठा लो। दीपक की रोबदार आवाज से मनीषा एकदम चुपचाप किनारे हो गई। राजेश जी ने उन पेपर्स को उठाकर बेटे और बहुओं की तरफ बढ़ाया। राकेश ने जब पेपर्स पढ़े तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, बेटे और बहुओं ने अपने माता पिता के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया या उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश की या जायदाद हड़पने का प्रयास किया तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आज राजेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, डिग्रियां तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी हासिल कर ली, पर अकल और समझ में अब भी तुम हमसे बहुत नीचे हो। यह घर और जायदाद अब हमारे लिए आत्मसम्मान की बात है और इसे तुम जैसे नालायकों को सौंपने का सवाल ही नहीं उठता। चारों बेटे और बहुओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। तभी दीपक ने मनीषा की ओर देखा और गुस्से में खींचकर उसे 2 चौचार चमाटे जड़ दिए। उसने कड़क आवाज में कहा, तेरी इसी हरकतों की वजह से मम्मी पापा ने तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी शादी कर दी थी। वहां भी तूने अपनी भाभी की नाक में दम कर रखा था। यहाँ पति के घर की इज्जत का भी तूने वही हाल कर दिया।
यह सबको पता है। अगर तेरी यही हरकतें जारी रही तो याद रख, तेरे लिए मायके का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मनीषा के चेहरे पर शर्मिंदगी और डर का मिक्सचर साफ झलक रहा था। दीपक ने आगे कहा, और तुम सब लोग सुनो, आज के बाद अगर किसी ने भी मम्मी पापा को परेशान करने की कोशिश की तो पुलिस तो तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाएगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। इन पेपर्स पर तुम सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई का कानूनी अधिकार है। अब यहाँ से निकलो और वापस शहर लौटकर यहाँ कभी मत आना। राकेश और अजय ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ, पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। अब हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन राजेश जी ने ठंडी नज़रों से देखते हुए कहा, माफ़ी? अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे झूठे रिश्ते अब हमें नहीं चाहिए। जाओ और वापस कभी इस चौखट पर कदम मत रखना। हम समझेंगे कि हमारे कोई बेटे ही नहीं है। अंजलि जी ने सख्त स्वर में कहा, हमने तुम्हें अपने खून पसीने से पाला, लेकिन बदले में सिर्फ अपमान मिला। अब हमारी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। जाओ, जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ जाओ। हमारी प्रॉपर्टी, हमारे सपने, हमारी जिंदगी अब सिर्फ हमारी है। चारों बेटे और बहुएं वहाँ से मायूस होकर लौट गए। उनकी चालाकियों और मंसूबों पर अब पानी फिर चुका था। दीपक ने राजेश जी और अंजलि जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, मुझे पता था कि मेरी बहन और इन लोगों का व्यवहार कैसा है, लेकिन मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। अब आप निश्चित रहिए, आपके सम्मान को मैं कभी भी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। राजेश जी और अंजलि जी ने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। माता पिता अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर माता पिता की संपत्ति और पैसों से ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। क्या उनका यही फर्ज है कि वे अपने माता पिता सिर्फ उपयोग करें? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अंजलि जी और राजेश जी ने अपने बेटों को अपनी जायदाद से बेदखल कर सही किया या गलत? प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।